हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूटर अकेडमी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब अपना लेक्चर नंबर 1 सेक्शन बी का पार्ट 4। तो बिल्कुल हम लोग जो है वो जो आपके यूकेपीएससी का जो सिलेबस है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज चल रहे हैं कि आउट ऑफ द टॉपिक ना जाके बिल्कुल टॉपिक वाइज क्वेश्चन, क्योंकि पिछले साल के पेपर के एनालिसिस के बाद ही ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और अपलोड किए जा रहे हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक जो इसका क्या कहते हैं आपके सेक्शन बी का पार्ट 4 का जो पहला टॉपिक है वो आपका ये है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने इनिशियल स्टेज वाले जो होते हैं ना, एक इनिशियल जो नॉलेज होती है अबाउट दी जियोमॉर्फोलॉजी की स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या होता है, तो उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। और जैसे कि आपको दिख रहा है सामने, ये एक पहले स्ट्रक्चर में आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखा देता हूँ। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं अपने आंसर में तीन चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो आपका क्या, मैंने एक एक चीज़ क्या बोली थी आप लोगों को, फ्लो चार्ट बोला था मैंने आपको। ठीक है, फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट जो है वो आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि उससे एग्जामिनर को बहुत अच्छा एक इफेक्ट पड़ता है उसके चेकिंग सेंटर पे। दूसरा, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पर डायग्राम। अब जैसे अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया कि डिस्कस द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो ये वाला जो डायग्राम है बिना ये कलर फॉर्म किए हुए सिंपल आपको पेंसिल लेकर जो है वो ये डायग्राम जो है सिंपल इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना, और ये जो लेयर्स हैं आपकी वो आपको फटाफट उसमें दिखा देंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसकी लेयर की बात करते हैं जो आपने डायग्राम में दिखाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेयर्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं। देखिए, सबसे पहली लेयर जो है वो आपकी क्या है, क्रस्ट। ठीक है, सबसे पहली लेयर जो है वो आपकी क्रस्ट हो गई, जो आपको दिख रही है। ये 0 to 100 किलोमीटर है। कई बुक्स में जो जियोमॉर्फोलॉजी की किताबें हैं उसमें इसको 0 से लेकर 50 तक के बीच में माना गया। तो आप 0 to 50 भी इसमें लिख सकते हैं कि भाई ठीक है, 0 to 50 क्या होता है इसका किलोमीटर का थिकनेस आपकी होती है। ठीक है, 0 to 50 किलोमीटर। और इसी आपकी क्रस्ट की लेयर में आपकी क्या है, आपके ओशंस हैं, जो अटलांटिक है, पैसिफिक है, और आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो इसी लेयर में आपके रखे हुए हैं। देन उसके बाद जो सेकंड लेयर आपकी शुरू होती है वो है आपकी मेंटल। ठीक, और थर्ड लेयर जो है, जो कि लगभग आपकी देख रहे हैं जैसे कि 2900 किलोमीटर से तक है, यानी कि 50 किलोमीटर तक जो है वो आपकी क्या हो गई, 50 या 100 किलोमीटर जो है वो आपकी क्रस्ट हो गई। 50 और 100 किलोमीटर तक क्या हो गई, आपकी क्रस्ट हो गई। और उसके बाद 50 to 100 किलोमीटर के बाद जो है वो आपकी फिर क्या शुरू होती है, मेंटल शुरू होती है, जो पूरे 2900 किलोमीटर तक जाती है। ये ध्यान रखना, टेक्स्ट को लिखने से पहले ये वाला डायग्राम जरूर बनाना, इससे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और फिर सबसे आखिरी में आपकी जो है वो कोर लेयर है, जो कि 2900 किलोमीटर से शुरू होते हुए पूरा कहाँ पे खत्म होती है, 6378 किलोमीटर, जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। ठीक है, 6378 किलोमीटर में जाके आपकी क्या होती है, ये लेयर जो है वो आपकी खत्म होती है। तो ये स्ट्रक्चर आपका हो गया। इसको इसी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो इसमें भी मैं आता हूँ सीखने में, इस तरीके से भी आप डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं कि जो ऊपर की लेयर है, क्रस्ट है, उसमें आपका सी दिखा रखा है, कंटेंट दिखा रखे हैं। इसको कई बुक्स में जो है वो लिथोस्फीयर भी बोला गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक बीच में मोह डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है बिटवीन दी व्हाट, क्रस्ट एंड मेंटल। उसको भी आप आगे एक्सप्लेन करेंगे अपने, जब मैं टेक्स्ट फॉर्म में आपको समझाऊंगा। और इस तरीके से फिर आपका गुटनबर्ग एक आपकी जो है लेयर आती है बिटवीन दी आउटर मेंटल एंड ये कोर के बीच में, इस तरीके से, क्योंकि दो लेयर्स तो आपको यहाँ पे दिखानी ही दिखानी है। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन जो तीन लेयर्स हैं इनके बारे में पता कैसे चला। ठीक है, तो इन तीन लेयर्स के बारे में आपको 3 टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स जो होती हैं उनकी स्टडी करके पता चला। जो आपकी पहली वेव होती है प्राइमरी वेव जिसे हम लोग बोलते हैं, दे आर एबल टू पास फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द सॉलिड प्लस पास फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, एबल टू पास फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड, दोनों ही से ये बड़े आराम से जो है वो पास ऑन हो सकती है। दूसरी जो आपकी होती है वो आपकी क्या होती है, ये एस वेव्स होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं उसको। और इसकी खासियत होती है कि दे आर ओनली एबल टू पास फ्रॉम दी सॉलिड, सिर्फ सॉलिड से ही पास हो पाती हैं। दे आर नॉट एबल टू पास फ्रॉम दी व्हाट, लिक्विड, लिक्विड से पास नहीं सकती, आप वहां पर टेक्स्ट में लिखेंगे। और जो सरफेस, इसको हम लोग टर्शरी वेव बोलते हैं। अब एक चीज क्या होती है कि जो आपकी प्राइमरी वेव्स हैं
वो माना कि लिक्विड से भी पास हो सकती हैं, लेकिन लिक्विड में जैसे ही वो ट्रैवल करती है उसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। उसको मॉनिटर में हम बड़े आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई अब इसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, स्लो, यानी कि ये वेव जो है, यानी कि जो प्राइमरी वेव है वो किससे पास ऑन हो रही है, वो आपकी लिक्विड से पास ऑन हो रही है। दूसरी तरफ जो एस होती है, यानी कि सेकेंडरी वेव जो होती है, सॉलिड से पास हो गई, लेकिन जैसे उसको लिक्विड मिला वो टकरा के वापस आ जाती है। तो इसका हमें पता क्या चला, तो इसकी इन दोनों वेव्स की खास और से मदद से हमने ये पता लगा लिया कि जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट के भी दो पार्ट हमेशा ध्यान रखेंगे, आप लिख के आएंगे। एक आपका होता है क्या, आउटर क्रस्ट, एक क्या होता है आपका इनर क्रस्ट, वो पूरी तरीके से सॉलिड है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। जो क्रस्ट है, ठीक है, यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, जो क्रस्ट है उसका जो आउटर पार्ट है, जो आउटर पार्ट है वो भी सॉलिड है, और जो उसका इनर पार्ट है वो भी पूरी तरीके से क्या है, सॉलिड है। इससे एक ये चीज पता चली इन प्राइमरी वेव से। और जो मेंटल है उसका भी आउटर पार्ट और जो इनर पार्ट है वो पूरी तरीके से क्या है, सॉलिड है। ठीक है, मेंटल का आउटर पार्ट और मेंटल का इनर पार्ट वो भी पूरी तरीके से क्या है, आपका सॉलिड है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आउटर कोर में आए, कोर में आया और कोर में जो आउटर कोर में आया, तो आउटर कोर में जैसे ही आपकी प्राइमरी वेव्स पहुंची, इसकी जो स्पीड थी वो स्लो हो गई। तो ये इनको एक समझ में आ गया भाई आउटर कोर जो है वो किसका बना हुआ है, वो पूरी तरीके से आपका लिक्विड का बना हुआ है। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है वो आपका लिक्विड का बना हुआ है। और जैसे ही ये आपका सॉलिड में आया तो ये समझ में आया, सॉरी इनर कोर में आया, किस में आया आपका, इनर कोर में आया, इनर कोर। तो ये समझ में आ गया कि भाई फिर से स्पीड क्या हो गई, प्राइमरी वेव्स की तेज हो गई। तो इनर कोर किसका बना हुआ है, ये बात समझ में आ गई कि सॉलिड का बना हुआ है। इस चीज को डबल चेक करने के लिए इन्होंने सेकेंडरी वेव्स को सेंड किया। और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो लिक्विड से पास ऑन नहीं हो सकती। तो जैसे ही वो क्रस्ट से पास ऑन हुई, जैसे ही वो मेंटल से पास ऑन हुई, और जैसे ही वो आउटर कोर के पास पहुंची, जो आपकी सेकेंडरी वेव थी, जैसे ही वो आउटर कोर के पास पहुंची वैसे ही वहां से स्ट्राइक होके वापस आ गई। तो ये प्रूफ हो गया कि भाई आउटर कोर जो है वो पूरा किसका, लिक्विड का बना। उम्मीद है इतना आप लोग को अब तक समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखें। तो देखिए जैसे कि आप दिख रहा है, मैंने बताया था आपको क्रस्ट होता है, सबसे ऊपर की लेयर होती है, फिर उसके बाद मेंटल होता है और कोर होता है। इसी को टेक्स्ट की फॉर्म में देख लेते हैं और यही चीज आपने मेंस एग्जाम में लिख के आएंगे अगर 10 मार्क्स का है। तो क्रस्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, नॉर्मली 8 to 40 किलोमीटर थिकनेस। मैं फिर से बता रहा हूँ, कई जगह 0 to 50 लिखा हुआ है, ठीक है, और कई जगह जो है वो आपका कितना लिखा हुआ है, 0 to 100 का इसमें डेटा दे रखा। अब ये फ्लक्चुएशन क्यों दे रखा है वो बुक्स में अलग अलग है, ठीक है, लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी के लेके चलूँ तो एनसीईआरटी में 0 to आपका कितना 0 to 100 का जो डेटा है वो दे रखा है। ठीक है, 0 to 100 का डेटा दे रखा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नियरली 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम एंड 0.5% ऑफ द अर्थ मास आर मेड अप ऑफ क्रस्ट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका 0.1 जो मास है वो किसका बना हुआ है, आपका हो गया, ठीक है। तो 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम एंड 0.5% ऑफ अर्थ मास आर मेड अप ऑफ क्रस्ट। ये आप वहां पे अपने पॉइंट में लिख के आएंगे। ठीक, देन अगर इसकी हम बात करें कि व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी, तो डेंसिटी जैसे कि आपको दिख रही थी 0.3 से 0.2 से शुरू करते हुए 0.3 तक थी। तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक। द थिकनेस ऑफ क्रस्ट अंडर द ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज आर डिफरेंट। ये पॉइंट जरूर लिखना और इसको अंडरलाइन जरूर करना कि जो क्रस्ट की थिकनेस है ओशियानिक और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें अलग अलग है। ध्यान रखना, ओशियानिक जो ओशन का इलाका है क्रस्ट का वो पतला है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वो पतला है, और कॉन्टिनेंटल का ज़्यादा थिक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ओशियानिक क्रस्ट इज थिनर, ठीक है, थिनर बहुत पतला है, इसको लिख के आएंगे आप लोग। ओशियानिक क्रस्ट इज थिनर, खाली कितना 5 किलोमीटर का पता चला है, एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विच इज 30 और 100 किलोमीटर। देन मेजर कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स ऑफ द क्रस्ट आर, भाई कि आपका जो क्रस्ट है जिसमें हमारा पूरा ओशन है, हमारी ये
क्या कहते हैं प्लेट्स हैं, किसका बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सिलिका का और आपके एल्यूमिनियम का। कई बार पूछते हैं सियाल और सीमा, तो ये आप वहाँ पर लिख के आएंगे, ठीक है। देन ये बड़ा अच्छा चीज़ है, द मीन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट इज 3g क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये प्रूफ क्या करता है, डेंसिटी हम जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये प्रूफ करता है कि एक्चुअल में वो जो लेयर है उसमें कौन कौन से आपके मेटल्स, जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं वो आपके मिलते हैं, ठीक है। देन फिर अगर आप देखें द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द हाइड्रोस्फीयर एंड द क्रस्ट, इट्स टर्म्स एज कॉन्राड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर और क्रस्ट के बीच की जो एक लेयर है या डिसकंटिन्यूटी है, उसको इन्होंने नाम दे रखा है कॉन्राड डिसकंटिन्यूटी। वहां पर आप एग्जाम में इसको लिख कर, ठीक। और अभी मैंने आपको डेंसिटी बताई दी थी, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटल की बात करते हैं, ठीक है। तो मेंटल जैसे बताया कि बीच का पार्ट है, मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, आउटर और मेंटल। इतना आप लोग शुरू में आपके लोग डिस्कस कर चुका था। तो द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल, ठीक है। क्रस्ट के बाद का जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंटल बोलेंगे। द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्रस्ट मेंटल इज कॉल्ड मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी और मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा आपका एक लेयर है, तो आप टिक करके यही मोहोरोविक या ये लिख के आएंगे। देन अभी बताया था मैंने आपको, द मेंटल इज अबाउट 2000 किलोमीटर इन थिकनेस, नियरली 84% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम एंड 67% ऑफ मास इज ऑक्युपाइड बाय द मेंटल, ठीक है। तो ये परसेंटेज लिखना जरूर, यही आपको वहाँ पे क्या दिलाएगा, एग्जामिनर से मार्क्स दिलाएगा। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द मेंटल आर सिलिकॉन होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है दिस इज कॉल्ड सीमा, यानी कि इसमें अच्छा खासा सिलिकॉन मिलता है, अच्छा खासा आपका क्या मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। द डेंसिटी ऑफ दिस हायर देन द क्रस्ट एंड द वेरीज 3.3 to 5.4 g क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं इसकी जो डेंसिटी है क्रस्ट की डेंसिटी से थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रही है। देन द अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल इन द एंटायर क्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट द लिथोस्फीयर। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल दोनों को मिलाकर आप क्या बोल सकते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में आपका क्या आ गया, क्रस्ट भी आ गया, इंटायर क्रस्ट आ गया और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल आ गया, ठीक। देन उसके बाद यही है कि डिफॉर्मिंग द रीजन ऑफ अपर मेंटल विच लाइज जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर, द लिथोस्फीयर इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। तो यानी कि आपका जो मैग्मा निकलता है, जिसको आप लोग लावा बोलते हैं, जब वो धरती से बाहर निकलता है, उसका वो किसका मेन तौर पर बना होता है, तो आप टिकी यही करेंगे विद द लिथोस्फीयर प्लेट कंटिन्यू प्लेट मूव प्लेट। जो प्लेट टेक्टोनिक होती है उसके बीच से क्या निकलता है, आपका लावा निकलता है। आप लोगों को मैंने याद होगा बताया था कि जो प्लेट है, मूवमेंट है, वो 3 तरीके की जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट दिखाती हैं। और हमारे यहाँ क्या है, पूरे क्रस्ट में आपकी 6 मेजर प्लेट्स हैं और आपकी 20 क्या है, माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। ये भी एक दे रखा है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके, इसको भी आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कोर की। तो कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सराउंडिंग अर्थ, और इसके भी 2 पार्ट अब रह चुका हूँ मैं। पहला क्या हो गया, आउटर, जो कि लिक्विड होता है, और जो दूसरा होता है वो आपका क्या होता है, इनर कोर होता है, जो कि क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। इसको बार बार मैं लिख दे रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों को छप जाए दिमाग में कि क्या एग्जाम में लिख के आना है, और प्रैक्टिस जितना आप करेंगे लिखने की उतना ज़्यादा आपका ये एक्यूरेसी बढ़ेगी। द कोर इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। तो देखो पहले जो थी वो मोहोरोविक थी, अब क्या हो गया, मेंटल और कोर के बीच में गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी आ गई, ठीक है। देन देखिए इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किसका बना होता है, आपका आयरन का बना होता है, निकल का बना होता है, एंड इट इज कॉल्ड नीफ या नीफा। देन देखिए द कोर कॉन्स्टिट्यूट 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, ये लिखना जरूर, 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, यानी अर्थ वॉल्यूम का 15% कौन बना रहा है, आपका कोर बना रहा है, एंड 32% ऑफ द अर्थ मास। द कोर इज द डेंसिटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसका देखो कितना है, क्योंकि भाई पूरा लोहा है तो इसकी डेंसिटी आप देख ही सकते हैं, 9.5 से लेकर 14.5 g क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर इसकी होती है। बाकी नीचे एक बार 2-3 लाइन पढ़ लेना, आपका ये चैप्टर या टॉपिक खत्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक से। तो ये अगर 8 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो इतना आप सफिशिएंट है जो लिख कर आए।